बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मेरे ये मैकेनिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका कोड है ELEC 202। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आम बेटा देखा गया है कि जिस वक्त किसी कंडक्टर में से करंट गुजारी जाती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इनिशियल तौर पे यहाँ पे कंडक्टर जो है वो आपके हीट अप नहीं होता, लेकिन जो वक्त गुजरता जाता है तो टाइम जो गुजरता जाएगा तो कंडक्टर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। इसकी असल वजह क्या होती है कि जिस वक्त कंडक्टर जस्ट लाइक दिस, अगर ये आप हमें कंडक्टर शो करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर। अब इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा, जो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम इसको माइनस शो कर रहे हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद हैं। जब इसमें से इसको पोटेंशियल दिया जाता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे करंट की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। क्या इलेक्ट्रॉन्स की जो बहाव, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है उसको हम करंट कहते हैं। अब देखेंगे जब ये करंट इसको देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के साथ आपस में टकराने शुरू हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकराएगा या इसके साथ टकराएगा, इस तरह ये उसके साथ भी टकरा सकता है, इसके साथ भी टकरा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन का आपस में टकराव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडक्टर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो अब इस हीट्स की जो हीट पैदा होती है इससे हमें एनर्जी गेन होती है। इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ मोशन, इन फॉर्म ऑफ लाइट की सूरत में। अब बेटे याद रखिएगा कि जिन कंडक्टर्स, अब चूंकि कंडक्टर हैं, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें से करंट आसानी से बह जाती है। चूंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत आसानी से मूव कर जाते हैं तो लिहाजा इनकी हीट जो है वो कम होती है। और वो कौन सी मौजूद है? कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, दीज आर द कंडक्टिव मटेरियल। इनकी हीट जो है वो कम होती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि चूंकि इनकी रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होने की सूरत में इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर देते हैं और आसानी से मूव करने की वजह से इनके दरमियान इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन जो है वो नहीं होती या कम होती है। और दूसरी सूरत में क्या है कि ऐसे मटेरियल्स जैसे टंगस्टन है या नाइक्रोम है, नाइक्रोम होगी, टंगस्टन वायर्स होगी। अब इन मटेरियल में क्या होता है कि इनकी रेजिस्टेंस हाई होती है। तो ज़्यादा होने की सूरत में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन ज़्यादा होती है और हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि इसी हीटिंग इफेक्ट को सामने रखते हुए कि करंट की वजह से चूँकि हीट पैदा होती है तो हम ऐसे मटेरियल तैयार कर लेते हैं कि जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होगी और उससे पैदा होने वाली हीट को हम मुतल्लिक़ा तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि अगर हमारे पास एक नाइक्रोम वायर है या क्रोमियम के है, जैसे हमारे पास ये लाइट होती है। अब इस लाइट में अंदर जो फिलामेंट लगाया जाता है वो टंगस्टन वायर का होता है। अब टंगस्टन मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की सूरत में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से फ्लो नहीं करते, लिहाजा उन कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा टकराव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और वो इतनी ज़्यादा हीट होती है तो वही हीट लाइट जो हीट वेव्स होती हैं वो दोबारा लाइट वेव्स में खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रोशनी हासिल होती है। तो लिहाजा किसी कंडक्टर के अंदर जब हरकी तवानाई होती है, इलेक्ट्रॉन जब हरकत करते हैं तो वहाँ से हमें हीट एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन तवानाई जो हासिल होगी वो हरारती तवानाई होती है। हरकी तवानाई, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हरकत करते हैं जिसकी वजह से हरारती तवानाई बेटा में हासिल होती है। तो टंगस्टन वायर हो गया या नाइक्रोम वायर, जैसे हम हीटर की वायर बनाते हैं। अब हीटर का जो स्प्रिंग होता है वो नाइक्रोम वायर का बनाया जाता है। तो नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का भर्त होता है। निकल और क्रोमियम को जब आपस में मिलाया जाता है तो उस सूरत में जो हमारे पास नई धात हासिल होती है उसे हम बोलते हैं नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम वायर की भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब आप उसको करंट फ्लो कराते हैं, उसमें से करंट फ्लो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने शुरू होते हैं और कुछ देर बाद आप देखते हैं कि नाइक्रोम वायर जो है वो रेड कलर में चेंज होती है और वहाँ से हीट जो है वो खारिज होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा कंडक्टर जो इस्तेमाल किया जिसके अंदर कम हीट पैदा होती है वो है कंडक्टर्स के लिए हमारे पास कॉपर है बेटा, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, दीज आर कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये कंडक्टर्स हैं बेटा। अब इनके अंदर हीट जो है वो कम पैदा होती है और वो मटेरियल जिनके अंदर
इलेक्ट्रॉनिक कुलियाँ ज़्यादा होती है और उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होने की सूरत में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कुलियाँ ज़्यादा होगी। और वो मटेरियल कौन से हमारे पास टंगस्टन है, टंगस्टन और इस तरह नाइक्रोम एटसेट्रा। तो ये ऐसे मटेरियल हैं बेटा जिनको आप अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन गुजारते हैं तो इनकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कुलियाँ ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक कुलियाँ ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो लिहाजा इन वायर को मतलब टंगस्टन वायर का हम ये फिलामेंट लैंप्स जो आते हैं उनमें इस्तेमाल कर लेते हैं और नाइक्रोम वायर को हम हीटर की वायर बना के इस्तेमाल करते हैं। जबकि ये देखिए कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है, इनको हम टंगस्टन यहाँ पे लैंप में इस्तेमाल नहीं करते, ना ही हम एल्युमिनियम को लैंप में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इनको किसी और मकसद के लिए यहाँ पे सिर्फ करंट को फ्लो कराने के लिए हम करते हैं। क्योंकि हमें करंट जो है ज़्यादा फ्लो करानी होती है और ताकि इसके अंदर हीट भी कम प्रोड्यूस हो, इसलिए हम इन कंडक्टर को यूज़ कर लेते हैं। कंडक्टर ये भी कंडक्टर्स ही हैं, लेकिन क्या है कि इनकी निस्बत उनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है और वहाँ पे ज़्यादा करंट आसानी से फ्लो कर देते हैं। इसमें ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर पाती क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कुलियाँ ज़्यादा होती है। तो लिहाजा अब हीटिंग इफेक्ट क्या चीज़ है बेटा कि अगर आप करंट को किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो कराते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर हरकत पैदा होती है, लिहाजा वहाँ पे हर एनर्जी जो है वो तवानाई में चेंज हो जाती है। अब बात आती है कि जो हीट पैदा हुई है इसकी यूनिट क्या होगी बेटा। इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट। जो प्रोड्यूस हुई है, हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर के अंदर, तो वो किलो कैलोरी में उसकी यूनिट देखी जाती है। अब बात आती है कि किलो कैलोरी है क्या चीज़। तो उसमें यह है कि अगर आप किसी एक कंडक्टर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जितनी भी आपको तवानाई चाहिए होगी, जितनी आपको एनर्जी चाहिए होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, किलो कैलोरी। तो अब इसमें क्या होगा कि एक टेम्परेचर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी कंडक्टर का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए जितनी तवानाई चाहिए होगी वो 1 किलो कैलोरी के बराबर होगी। तो लिहाजा 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होगी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4718 सॉरी 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, तो 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है बेटा, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4187 जूल्स। तो अगर 1 किलो कैलोरी हासिल में 1 सेकंड में 1 डिग्री टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है तो उसमें से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकली 4187 जूल्स जो है उसमें वर्क डन हुआ है तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो 1 किलो कैलोरी के बराबर होगी। तो ये है बेटा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो अब इसमें दो चीज़ें आपने देखनी है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या चीज़ आती है कि अगर आप कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स गुजारते हैं तो चूंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस कम होती है, लिहाजा रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वहाँ पे हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। अब बनिस्बत इसके जो हमारे पास टंगस्टन वायर है या नाइक्रोम वायर है, अब इनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की सूरत में या वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है वहाँ पे हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और जिसकी रेजिस्टेंस कम होती है वहाँ पे हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। लिहाजा यहाँ पे 1 किलो कैलोरी जो है वो इसकी यूनिट कहलाएगी और 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4187 जूल्स के बराबर होती है। ये बेटा बातें अपनी याद रखनी होंगी। नेक्स्ट आता है बेटा जूल्स लॉ। इफ I ampere current passing through resistance R ohm in t second, then the work done is equal to joule by second. फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एनर्जी J इज इक्वल टू, अब J अपनी जगह पर रहेगा, ये T उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा W अपॉन T, यानी कि वर्क डन इनटू टाइम। तो W इज इक्वल टू VI, जो पावर का फार्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल टू VI का फार्मूला और P जो है वाट की यूनिट है, तो लिहाजा W इज इक्वल टू हम VI लिख सकते हैं। अब इस W की जगह जब हम VI पुट करेंगे तो अब एनर्जी हमारे पास क्या बचेगी, VIT। अब यहाँ पे देखेंगे I जो है हमारे पास V ओवर R के बराबर होता है ओम लॉ के तहत। ओम लॉ में क्या होता है कि V इज इक्वल टू IR होता है कि V इज इक्वल टू IR और I अपनी जगह पर रहेगा, R डिवाइड हो जाएगा तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, जो कि ये चीज़ बन रही है। अब यहाँ पे I की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो V ये इस I की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की है, तो V इंटू वी ओवर R इंटू टी। अब V और V मल्टीप्लाई करके V स्क्वायर बना देंगे डिवाइडेड R इंटू टी। तो ये बेटा हमारे पास इतनी एनर्जी आ गई है। दिस वर्क डन कन्वर्ट इनटू हीट। अब ये जो काम हुआ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
हीट की सूरत में, चूंकि इसके अंदर वोल्टेज आपने प्रेशर दे दिया, प्रेशर देने की वजह से करंट का भी फ्लो शुरू हो गया, और करंट के फ्लो होने की वजह से क्या हो गया बेटा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होगी और वहाँ पे हीट पैदा होगी। अब ये जो काम हुआ है किसी कंडक्टर के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट की फॉर्म में। तो लिहाजा हीट क्या हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जो इक्विवेलेंट ऑफ हीट है मैकेनिकल का, मैकेनिकली जो है हरकी तवानाई को उसने हरारती तवानाई में जब तब्दील किया जाए, मैकेनिकल काम हुआ है। तो लिहाजा H इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय 4187 किलो कैलोरी बन जाएगा। अब वर्क डन क्या हुआ है, VIT, ये हमारे पास वर्क डन हुआ है VIT। तो VIT upon 4187 किलो कैलोरी बन जाएगा। अब ओम लॉ के तहत क्या है, V इज इक्वल टू IR, यहाँ पे हमने V की वैल्यू पुट कर दी IR की फॉर्म में, तो H इज इक्वल टू बन जाएगा IR इंटू I इंटू T डिवाइड बाय 4187, बाकी सारी चीजें एज इट इज रही। अब ये I और ये I जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो I स्क्वायर बना देगा इंटू R इंटू T upon 4187। दिस इज आवर जॉल्स लॉ। तो आप जॉल्स लॉ में देखें कि अगर आप फाइनल में ये लिखना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन से आपको क्या चीज मिल रही है, कौन सी, एक टाइम, एक रेजिस्टेंस और एक करंट। ये तीन चीजें थी जो हमने शुरू में यहाँ पे मेंशन किया है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम, जो कि एक जॉल लॉ के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट आती है। तो यहाँ पे हमने वही चीज H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T अपॉन 4187। तो लिहाजा बेटा यहाँ पे अब जॉल लॉ में हम क्या लिखेंगे कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। ये जॉल लॉ की एक्सप्लेनेशन में आ जाएगी आज बात कि जॉल लॉ क्या होगा बेटा, हीट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू जॉल लॉ। तो अब जॉल लॉ में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जॉल लॉ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। पहली बात, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरी बात इसमें क्या चीज आ रही है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और जो तीसरी बात नजर आ रही है वो है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तीन इसकी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जॉल लॉ के तहत। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टाइम। क्या मतलब, अब इन तीन चीजों का मतलब क्या है बेटा कि अगर हमारे पास करंट इंक्रीज होती है तो उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट भी बढ़ती जाएगी। करंट जो जो इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके स्क्वायर के हिसाब से हीट जो है वो इंक्रीज करते जाएगी। दूसरी तरफ क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है, क्योंकि हीट जो है वो रेजिस्टेंस के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो हीट भी बढ़ जाएगी। तीसरी, अगर टाइम ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप उसमें से करंट को फ्लो कराते हैं तो जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप उसमें से करंट फ्लो करते रहेंगे उतनी उसमें हीट भी बढ़ती जाती है। तो अगर आप इसका करते हैं कि करंट कम कर देते हैं, करंट कम करने से हीट भी कम प्रोड्यूस होगी। अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं तो हीट भी कम होगी। इस तरीके से अगर कम टाइम के लिए अगर उसमें से करंट का फ्लो कराते हैं तो हीट भी बेटा कम हो जाएगी। तो ये पहले आपने ये पूरा हिस्सा लिखना होगा, जैसे मैंने आपके पहले ये सारी कैलकुलेशन करवाई है, इसका प्रूफ दिया है। आखिर में आके ये जो रिजल्ट आप लिखते हैं तो इसके बाद आपने ये जॉल्स लॉ के जो आपने हासिल किए हैं, रिजल्ट्स हासिल किए हैं, आपने उनको लाजमी लिखना होता है। तो इन रिजल्ट्स को लिखेंगे तो तब आपका जॉल्स लॉ वाला आर्टिकल जो है बेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आप इन आर्टिकल्स को अपने फेयर कॉपी के ऊपर लाजमी लिखिएगा, इन लेक्चर्स को लाजमी सुने और जो जो सुनते जाते हैं आप आसानी से अपने अल्फाज में भी लिखने की कोशिश करें। तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है बेटा वो मौजूद होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।